गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ ड्रीम हाउस इन कोल्ड क्लाइमेट जोन्स का पार्ट 2 प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट्स ऑन बिल्ट एनवायरनमेंट डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। आज के हमारे इस प्रेजेंटेशन का एजेंडा जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें challenges of cold climates to the occupants, the inputs of the conceptual dream house model, Ashray building climate zones of Hunza, upper, lower and central Hunza, weather data of Aliabad Hunza for 5 months including November, December, January, February, March, climate attributes and then general design considerations क्या होने चाहिए, best orientation of the building in these climate zones, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। harsh weather जिसमें extremely cold temperatures हैं यानी -15, -20 temperatures हैं, high winds हैं और heating degree days हैं, humidity है, ये तमाम weather factors जो हैं जो वहाँ के पॉपुलेशन है, इन क्लाइमेट जोन्स में जो पॉपुलेशन रहती है उनकी ज़िंदगियों को बहुत मुतासर करता है। अक्सर लोग जो अफोर्ड करते हैं वो नॉर्थ से साउथ माइग्रेट करते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनको इन क्लाइमेट का सामना करना पड़ता है। सर्दियों में अक्सर मैंने देखा है कि वहाँ के नलके जम जाते हैं तो लोग बर्फ़ को जमा करके उसको पिघला के पीने का पानी या खाने के लिए वो यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं वो बच्चे और बूढ़े हैं क्योंकि वो इन क्लाइमेट की इस सीवरनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। रोड एक्सेस कम हो जाता है यानी सर्विसेज तक एक्सेस कम हो जाता है। ये वो तमाम लोग जो वहाँ किस खत्े में रहते हैं वो सब ये इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, जानते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब हमारे अपने कन्वेंशनल डिज़ाइन जो पुराने डिज़ाइंस हैं जिस तरह से हम घर बनाते हैं उसमें हम थोड़ी सी तब्दीली लाएं ताकि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाएं। इस घर का मॉडल जो है 5 इनपुट्स पे खड़ा है। पहला तो उसकी डिज़ाइन टेम्परेचर है और उसके बाद डिज़ाइन ह्यूमिडिटी लेवल है, एयर मूवमेंट है यानी एयर रिप्लेसमेंट कितना होना चाहिए वो है, इसी तरह सब फ्रेश एयर पर पर्सन और वेंटिलेशन कितना होना चाहिए और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो CO2 लेवल का है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी लेवल का है, इंडोर कितना होना चाहिए। इस मॉडल को डेवलप करने के लिए हमने आश्रय स्टैंडर्ड 62.1 2016 को अडॉप्ट किया है। इसके मुताबिक विंटर और समर टेम्परेचर्स इंडोर मुख्तलिफ होने चाहिए। ये रिकमेंड करता है कि विंटर में 68.5 फ़ारेनहाइट से 75 फ़ारेनहाइट तक यानी 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। शर्त यह है कि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंडोर जो है 50% हो और एयर मूवमेंट 40 फीट पर मिनट हो और फ्रेश एयर जो रिक्वायरमेंट्स है पर पर्सन वो 15 से 20 CFM हो। चूँकि जिन घरों में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं शायद ये उससे कहीं ज़्यादा चाहिए होता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए, या जो हम घर में लकड़ियाँ जलाते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, ऑक्यूपेंट्स की हेल्थ एंड वेलबींग के लिए ये CO2 कंसंट्रेशन इंडोर जो है 1000 से 1200 ppm होना चाहिए पार्ट्स पर मिलियन, जबकि आउटडोर जो है 300 से 500 ppm हो। यानी अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर ये इसका मॉडल चेंज हो जाएगा। इसी तरह समर में ये टेम्परेचर रिकमेंड करता है 75 से 80 डिग्रीज यानी 20.3 से लेके 24 डिग्रीज तक, और इसी तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है
सॉरी समर का जो इंडोर टेम्परेचर सेल्सियस में है वो 23.9 से लेके 26.7 सेल्सियस तक है। बाकी उसके तमाम पैरामीटर्स ऑलमोस्ट विंटर की तरह सेम रहते हैं। जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में देखा कि इस घर के का मॉडल जो है कंसेप्चुअल मॉडल वो सिर्फ और सिर्फ वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। अशरे ने जो क्लाइमेट जोन्स डिफाइन किए हैं वो मेजर 8 हैं और उसके सब डिविजन्स के साथ ये 17 क्लाइमेट जोन्स में इसको तकसीम किया है। नासा का वेबसाइट यूज़ करते हुए मैंने हुंजा का क्लाइमेट डेटा कलेक्ट किया है और ये इसके मुताबिक इस नासा के वेबसाइट के मुताबिक जो लोअर हुंजा है वो क्लाइमेट जोन 6A में फॉल करता है। सेंट्रल हुंजा जो है वो 7 में है और उसके बाद जो है अपर हुंजा जो है वो सब आर्कटिक में है, यानी बहुत ठंडा मिसगर शेमिशाल वगैरह जो है या खुंजरा पास वगैरह जो है ये इस जोन में आते हैं। बाकी सारे जो उसके पैरामीटर्स आपके सामने हैं उसमें एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है आपका हीटिंग डिज़ाइन टेम्परेचर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये इस लोअर हुंजा में 1% या उससे ज़्यादा जो है -18 तक पहुँचा है। लोअर हुंजा से मुराद मेरा गिलगित सब डिवीज़न है और इसी तरह से हुंजा में ये -25 तक पहुँचा है और इसी तरह से अपर हुंजा में भी ये -25 डिग्रीज पे रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ऑलमोस्ट थोड़ा सा ड्राई है लोअर हुंजा, जबकि सेंट्रल हुंजा 53.3 है, नॉर्मल है। अपर हुंजा में भी जो है इसी तरह का जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी रही है। जो सोलर रेडिएशन है, डेली सोलर रेडिएशन, हम उसको किलोवाट आवर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे में मेजर करते हैं। ये लोअर हुंजा में 3.57 है, सेंट्रल हुंजा में 4.45 और अपर हुंजा में भी 4.45 है, जबकि विंड स्पीड लोअर हुंजा में कम है 1.4 और मीटर्स पर सेकेंड। सेंट्रल एंड अपर हुंजा में ये 1.6 है। जो हीटिंग डिग्री डेज हैं वो लोअर हुंजा में 5167 है, अपर सेंट्रल हुंजा में ये 7000 है और अपर हुंजा में ये 7631 है। कूलिंग डिग्री डेज अपर एंड लोअर हुंजा में 0 है, जबकि लोअर हुंजा में ये 480 है। क्योंकि मेरा ताल्लुक हुंजा से है इसलिए मैंने हुंजा के क्लाइमेट को सिलेक्ट किया है, लेकिन ये याद रखें कि ये सिर्फ हुंजा के लिए अप्लाई नहीं होता, वो तमाम जोन्स जो 6 है, 7 या जोन 8 में फॉल करते हैं उन सब में इसी तरह के क्लाइमेट एट्रीब्यूट्स होंगे और वो भी इन डिज़ाइन पैरामीटर्स को कंसिडर कर सकते हैं। जनरली 5 महीने सेंट्रल हुंजा में हार्श मौसम रहता है, जो आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च है। ये नवंबर के महीने का टाइम वेदर चार्ट है जिसमें डेली टेम्परेचर दिखाया गया है। ब्लू लाइन मैक्सिमम टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है, रेड मिनिमम डेली टेम्परेचर को और ग्रीन लाइन जो है वो आपका एवरेज टेम्परेचर को। तो इसमें हम देख सकते हैं कि नवंबर में यानी 3 दफ़ा यानी -1 तक टेम्परेचर गया है, अदरवाइज ये 0 डिग्री से ऊपर ही टेम्परेचर रहा है। इस तरह से ये दिसंबर 2019 का टाइम चार्ट है जिसमें डेली मिनिमम, डेली मैक्सिमम और एवरेज टेम्परेचर दिखाया गया है। दिसंबर के अंदर काफ़ी दफ़ा जो है टेम्परेचर -0 से नीचे गया है और ये -7 तक टच किया है और टोटल हीटिंग डिग्री डेज ये तकरीबन 955 इसमें रिकॉर्ड हुई हैं। और इसी तरह से ये जनवरी का जो है महीना है 2020 का और यकीनन इसमें बहुत मरतबा जो है 50% से ज़्यादा जो है वो -0 से
नीचे रहा है, -6, -5, -4 के दरमियान रिकॉर्ड हुआ है और इसमें हीटिंग डिग्री डेज सबसे ज़्यादा है 1042 यानी 1042। फरवरी का महीना जो है ना अक्सर माइल्ड रहता है, लेकिन शुरू के जो 10-15 दिन है उसमें ये -0 से माइनस की तरफ गया है, -6, -4 पे ये टेम्परेचर रहा है और लेकिन जनरली जो है ये 0 से ऊपर रहा है। और यहाँ पे हीटिंग डिग्री डेज जो है दिसंबर से यानी जनवरी से बहुत कम है, 893 जो रिकॉर्ड हुई है। मार्च का महीना नवरोज़ का महीना कहलाता है, नया साल का महीना कहलाता है और आप देख रहे हैं कि इसमें कभी भी टेम्परेचर माइनस की तरफ नहीं गया, बल्कि ये 0 से ऊपर रहा है, बल्कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ना 21-22 को भी टच किया है। इसमें हीटिंग डिग्री डेज जो है ना 837 रिकॉर्ड हुई हैं। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सोलर रेडिएशन और एनर्जी यूज इंटेंसिटी की ब्लॉक डायग्राम्स हैं। जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है नॉर्मली 40s और 60s के दरमियान रहा है, जो बड़ा आइडियल है सिवाय 1-2 महीनों के। इसी तरह से जो बारिश यहाँ पे गिरती है सेंट्रल हुंजा में वो निस्बतन कम गिरती है। सोलर रेडिएशन के जब हम जिक्र करते हैं हम तो सोलर पीवी का जिक्र करते हैं कि कितना पोटेंशियल सोलर सन के अंदर मौजूद है, सोलर रेडिएशन के अंदर या सोलर वेव्स के अंदर मौजूद है, हम कितना उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो सबसे कारआमद महीने हैं जिसमें हम ये सोलर पीवी से ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं वो आपका है अप्रैल टू अक्टूबर, और सबसे ज़्यादा आपका जुलाई, मई, जून, जुलाई, अगस्त में सबसे ज़्यादा जो है आप अचीव कर लेंगे। इसी तरह से जब हम एनर्जी यूज इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ये एनर्जी कितना चाहिए होगा आपको स्पेस को हीटिंग या कूलिंग के लिए। तो नॉर्मली क्लाइमेट जोन्स 8, 7 और 6 में कोई कूलिंग डिग्री डेज नहीं है, तो यहाँ पे हमें हीटिंग की ज़रूरत होगी। अगर मैं ये कहूँ कि अगर 2500 स्क्वायर फीट का एक मकान हो अपर गोजाल में, उसको तकरीबन 2 लाख से ऊपर किलो BTU एनर्जी की ज़रूरत होगी। इतना वुड चाहिए होगा या इतना फ्यूल, कोई और फ्यूल चाहिए होगा ताकि वो अपने स्पेसिस को इतना गर्म रखे जिसमें जैसा कि अशरे की डिमांड है या अशरे के स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह सेंट्रल हुंजा में ये तकरीबन 1,50,000 किलो BTU चाहिए होंगी और जो लोअर हुंजा है उसमें तकरीबन 1,20,000 से 1,30,000 के दरमियान। इन क्लाइमेट जोन के लिए डिज़ाइन कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसका बिल्डिंग का फुटप्रिंट जो है ना कम से कम हो, मिनिमम हो। दूसरा जो ओरिएंटेशन है बिल्डिंग की, उसकी ग्लेजिंग की, एंट्रेंसेस की, वो लॉन्ग एक्सिस पे ना हो बल्कि शॉर्ट एक्सिस पे हो। हमेशा साउथ ईस्ट ओरिएंटेशन जो है बेहतरीन ओरिएंटेशन कहलाता है। इसी तरह उसके रूफ्स कॉम्प्लेक्स हों, स्लिपरी हों ताकि बर्फ़ स्लिप होकर नीचे गिरे, स्लोप्स हों, और वॉल जो है कम से कम डबल फसाद के हों, कर्टन वॉल जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हों, और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनमें रेडिएंट सोलर एंगल्स हैं, सन शेडोज़ हैं, नॉइज़ है, वाइब्रेशन है, विंड फोर्स है, एयर क्वालिटी है, ये सब चीज़ें भी जो को भी अहमियत देनी चाहिए। केस स्टडीज़ और एनर्जी मॉडलिंग से ये मालूम होता है कि बिल्डिंग की ईस्ट एंड वेस्ट फसाद ओरिएंटेशन सबसे बेहतरीन ओरिएंटेशन है, जिसमें थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल आपको कंटिन्यूअस जो ना वो सोलर रेडिएशन मिलती है घर के अंदर, और वो बहुत ही लो एंगल पे मिलता है। और केस स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि जिनकी डायरेक्शन ओरिएंटेशन ईस्ट वेस्ट होती है वो 10 से 20% पर आराम से एनर्जी सेव कर सकते हैं, और इसी तरह से बाज़ केसेस में ये 40% भी एनर्जी सेविंग इन्होंने अचीव की है। Part 3 of this presentation will be an important presentation, जिसमें हम बिल्डिंग मटेरियल्स, रूफिंग, वॉल्स, फ्लोरिंग, ग्लेजिंग,
نیو اینڈ پیسو ٹیکنالوجیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.